हरियाणा में इनेलो वापसी के साथ जाट नेतृत्व पाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। इनेलो 25 सितंबर को सम्मान रैली के जरिए जाट लैंड से ही शक्ति प्रदर्शन करेगी। पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद अभय चौटाला अपनी पहली रैली करने के लिए जा रहे हैं। अभय सिंह चौटाला अभी से ही 2029 की तैयारियों में जुट गए हैं। माना तो ये भी जा रहा है कि यदि वे जाटलैंड में पैठ बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये पार्टी के लिए न सिर्फ एक बड़ी उपलब्धि होगी बल्कि कांग्रेस व बीजेपी के लिए भी मजबूत चुनौती होगी। इसका पूरा असर 2029 के चुनाव में जरूर नजर आएगा। अभी लगभग 4 साल का वक्त पड़ा हुआ है और वे इन 4 वर्षों में संगठन को काफी ज्यादा मजबूत बनाने के साथ साथ जनता के दिल में भी अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। भले ही अभय सिंह चौटाला पार्टी को फिर से खड़ा करने में जुटे हुए हैं, मगर ये सब इतना आसान भी नहीं रहने वाला है। इससे पहले 2019 और फिर 2024 के चुनाव में अकेले ही दम पर पार्टी को जिताने की कोशिश की है, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाए। इसका एक बड़ा कारण यह भी रहा है कि उनके पास कोई भी दूसरा प्रभावशाली नेता नहीं है। इसकी कमी पार्टी को जरूर खलती रही है। तो वहीं पर हुड्डा के गढ़ में पैर जमाना भी इतना आसान नहीं रहने वाला है। ताऊ देवीलाल की जयंती पर परिवार में ही घमासान भी मच चुका है। इनेलो और जेजेपी में कौन किस पर भारी पड़ेगा, आज इसी मसले को लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो जेजेपी के दिग्विजय चौटाला का क्या कुछ कहना है, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। कुछ दिन पहले खबर आई कि जननायक जनता पार्टी के कुछ लोग बाजड़ा से ज्वाइन कर गए। बाद में पता चला और एक्सपोज हुआ कि वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता थे। ऐसा ही हुआ, मेवात के कुछ युवा साथी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन कर गए। बाद में पता चला कि वो जननायक जनता पार्टी से संबंधित थे ही नहीं, बल्कि इनके अपने ही लोग थे जिनको बार बार इन लोगों ने पटका पहना दिया, दूसरी बार पटका पहना दिया। आज मैं देख रहा हूं उसी पार्टी का जो अपने आप को मुखिया कहते हैं, उन मुखिया महोदय ने जो सत्य की दुहाई देते हैं और जिनका प्रदेश में नाम के आगे सत्य भी लिखा जाता है, वो एक व्यक्ति है धर्मवीर फौजी। उन्हें इंडियन नेशनल लोकदल ज्वाइन करवा रहे हैं और अपने ट्विटर और एक्स अकाउंट पर लिख रहे हैं कि ये जो है, ये व्यक्ति जो है, ये जननायक जनता पार्टी का लोकसभा का पूर्व का प्रत्याशी रहा है। अब मैंने इस खबर को पढ़ा और मैं हंसने से भी नहीं रुक पाया कि सत्य जी, ये तो आपकी पार्टी के ही कैंडिडेट थे, ये तो आपकी पार्टी के लोकसभा इनेलो के कैंडिडेट रहे हैं। क्या हो गया आपको? सोच भूल गए हैं, समझ भूल गए हैं। और इस व्यक्ति को कितनी बार पार्टी ज्वाइन कराएंगे? इस व्यक्ति को आप 4 या 5 बार पार्टी ज्वाइन करा चुके हैं। तो एक ही जगह इनको जो है चिंता रहती है, पेट में इनके दर्द रहता है। और मैं कहूंगा सत्य जी, जाकर के कहीं अच्छी जगह से इलाज कराइए, या जो आपके एडवाइजर्स हैं उनको कहिए कि अच्छी जगह से जाकर के मानसिक तौर पर जो आपकी स्थिति गोल मटोल हो गई है उसका इलाज करवाइए। ये व्यक्ति हमारी पार्टी के कैंडिडेट नहीं रहे हैं। बार बार झूठ बोलना बंद कीजिए। मैं नहीं चाहता था कि मैं आऊं, मगर विवश कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। सत्य ही जब झूठ बोलेगा तो फिर जनता का क्या होगा? ये बड़ा सवाल हरियाणा प्रदेश के सामने है। तो देखिए, दिग्विजय चौटाला को भी आपने सुना। दुष्यंत, दिग्विजय, अजय एक साथ और दूसरी तरफ अभय सिंह चौटाला, एक दूसरे पर वार पलटवार शुरू हो चुका है। कई ऐसी रैली जो है वो देखी गई है जहां पर एक दूसरे का नाम लिए बगैर ही एक दूसरे पर वार किया जाता है। असली नकली की लड़ाई हो रही है कि असली विरासत ताऊ देवीलाल की, जेजेपी का कहना है कि उनके पास है, इनेलो का कहना है कि उनके पास है, लेकिन किसके पास है ये कैसे तय होगा? इस चर्चा में इसी पर आज बातचीत करने वाले हमारे साथ कुछ खास मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय दे देते हैं। राजवीर रोहिला बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी के साथ हमारे साथ विजेंद्र रेड्डी इनेलो के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अजय गुलिया जेजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी खास मेहमानों का सबसे पहले स्वागत करते हैं। स्वागत के साथ चर्चा विजेंद्र जी आपके साथ करना चाहेंगे। इनेलो का कहना है कि ताऊ देवीलाल की असली विरासत उनके पास है, कैसे मान लिया जाए? आंचल जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े सभी लोगों को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत जय हिंद। और ताऊ देवीलाल के 112वें सम्मान दिवस की देश और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और निवेदन कि श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सभी वहां पर पहुंचे। आपका प्रश्न बड़ा वाजिब है आंचल जी। लिगेसी, उत्तराधिकारी कौन हो? लिगेसी का मतलब होता है
अमोक व्यक्ति ने, जिसकी लेगेसी की चर्चा है, यहाँ पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की चर्चा है, ताऊ देवीलाल की बारे की लेगेसी की चर्चा है। लेगेसी का मतलब होता है उस व्यक्ति ने अपने फील्ड में जो भी कार्य किए, जो भी उसकी मानव संपदा है या अन्य कोई चीज है, राजनीतिक संपदा है। ठीक है, विजेंद्र जी की आवाज जो है वो कट चुकी है तकनीकी खामी की वजह से, उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अजय जी का रुख कर लेते हैं। अजय जी, यही सवाल आपके पास, इनेलो भी यही कहती है कि विरासत उनके पास है ताऊ देवीलाल की, और ठीक यही बात जो है जेजेपी भी कहती है। स्पष्ट तौर पर मानता हूँ कि राजनीतिक उत्तराधिकारी को तय करने का अधिकार लोकतंत्र में जनता को होता है। ये कोई राजशाही तो है नहीं कि राजा का बेटा राजा बनेगा, और लोकतंत्र के अंदर लोग चुनते हैं, लोग अपना नेता चुनते हैं। तो जैसे ही 2019 के अंदर दुष्यंत चौटाला जी को पार्टी से निकाला गया, और उसके तुरंत बाद दुष्यंत चौटाला जी और दिग्विजय चौटाला जी को पार्टी से निकालने के बाद जैसे ही डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को पार्टी से निकाला गया, तो लोगों ने ये तय कर लिया कि ताऊ देवीलाल की विरासत को अगर कोई आगे बढ़ा सकता है तो दुष्यंत सिंह चौटाला के रूप में एक युवा नेता हरियाणा प्रदेश ने अपना चुन लिया। और 19 के चुनाव में जब जननायक जनता पार्टी को 17% वोट दे करके हरियाणा प्रदेश के लोगों ने अपना मत साफ कर दिया कि इस विरासत को संभालने का और इस लेगेसी को आगे बढ़ाने का अगर किसी में मादा है तो वो दुष्यंत सिंह चौटाला जी में है। और 10 सीटें और 17% वोट दे करके उनको चुनने का काम हरियाणा प्रदेश के लोगों ने किया। और देखिए, राजनीति में उतार चढ़ाव होते हैं। मैं तो मानता हूँ इंदिरा गांधी का चुनाव नहीं हारी, स्वयं चौधरी देवीलाल जी का चुनाव नहीं हारे, हम 24 का चुनाव हार गए, ये अलग बात है। लेकिन जब 19 में फैसले की घड़ी थी, लोगों ने तय करना था कि कौन हरियाणा प्रदेश की कमान को संभाल सकता है और हरियाणा प्रदेश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने में कौन सफल और योग्य व्यक्ति है, तो वो चुनने का काम हरियाणा प्रदेश के लोगों ने किया। उसके बाद देखिए, चुनाव में रिजल्ट 24 में रिजल्ट क्या रहे, लोकसभा में रिजल्ट क्या रहे, ये अलग चीज है। लेकिन जब चुनने का समय था तो 19 में लोगों ने चुन करके फैसला दे दिया था। और रही बात रैली की, देखिए वो उनका अपना राजनीतिक दल है। 24 में तो एक भी सीट नहीं आ पाई ना सर। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ। क्या आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी 84 में 2 सीटें थी, आज कितनी सीटें हैं, और पिछले चुनाव में कितनी सीटें थी। ये उतार चढ़ाव राजनीतिक में आते हैं और ये सबके साथ होता है। कांग्रेस पार्टी कभी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाती थी, अब पिछले 15 साल से सत्ता से बाहर बैठी है। हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने 2005 के चुनाव में 67 सीटें हासिल करी थी, फिर 9 के चुनाव में सीटें घटी और 14 चुनाव में परिणाम क्या रहे थे, ये सबके सामने है। देखिए, राजनीति में माहौल बदलता है, लोग भी बदलते हैं और परिणाम भी बदलते हैं। लेकिन जब समय चुनने का था 2019 में, जब दोनों पार्टियां, हम लोगों को पार्टी से निष्कासित किया गया, दुष्यंत चौटाला जी को इंडियन नेशनल लोकदल के सबसे लोकप्रिय युवा नेता को पार्टी से निकाला गया, तो लोगों की नाराजगी स्पष्ट रूप से दिखाई दी। उनसे नतीजे की उम्मीद थी लोगों से। ये तो हम तो तय नहीं कर सकते ना, दुष्यंत सिंह चौटाला जी या डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी तो तय नहीं कर सकते। नहीं, ठीक है, वो बात आपकी ठीक है सर, लेकिन फिर ये भी तो सवाल उठ जाता है कि 2024 में नकार दिया, कम से कम इनेलो 2 सीट तो लेकर आ पाई, जेजेपी तो वो भी नहीं ला पाई। नहीं, बिल्कुल। देखिए, लोकतंत्र में जनता के मत को सम्मान देना सभी राजनीतिक दलों का दायित्व बनता है। हम भी इस बात को स्वीकारते हैं कि 24 के अंदर हमें मत नहीं मिले, 24 के अंदर हमें सीटें नहीं मिली। इस पर भी मैं आऊंगी कि इसके पीछे की वजह जेजेपी ने क्या ऑब्जर्व की, इस पर भी मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले हम राजवीर जी का रुख करते हैं। राजवीर जी, जब किसी भी पार्टी में, खासकर विपक्ष की पार्टियों में जब घमासान होता है, सत्ता में बैठी पार्टी को कहीं ना कहीं फायदा होता है, यहाँ पर बीजेपी को क्या फायदा मिलता नजर आ रहा है? मैं पहले तो नमस्ते आपके दर्शकों को और प्रवक्ता साथियों को मेरी राम राम। नहीं, हमें कोई फायदा नुकसान नहीं, हम जनता को समर्पित सरकार। हमारी 2014 से 2025 तक का हमारा कार्यकाल शुरू से लेके आज तक का जनता को समर्पित रहा है। मुख्यमंत्री जी लगातार काम किया और काम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला और तीसरी बार सरकार बनी और तीसरी बार पहले से ज्यादा हमें बहुमत मिला है। ये छोटी बात नहीं है, ये दर्शाता है कि जो काम करेगा वो टिकेगा। जो जिनका इतिहास जैसा भी रहा है, उस इतिहास को दफन कर दिया जनता ने, तीसरी बार किया, ये छोटी बात नहीं है।
रही बात जो आज का विषय है, लिगेसी की बात आती है, विरासत की बात आती है, तो पारिवारिक विरासत है। तो अभय सिंह चौटाला, अजय सिंह चौटाला जिनके पास रहेगी, वो उनका अपना घर का मसला, उसमें हमारी टिप्पणी करना कोई मतलब बड़ी बात नहीं, कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो लिगेसी सार्वजनिक जीवन की है या राजनीतिक क्षेत्र की है, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी ने साकार करके दिखाया है। क्योंकि चौधरी देवीलाल भी गरीब कल्याण की बात करते थे, और हरियाणा सरकार और नरेंद्र मोदी जी जो केंद्र में है, तो उन्होंने भी गरीब कल्याण की बात की, किसानों की बात की, किसानों की को काम किया किसानों के लिए। पीएम किसान निधि से लेकर नीम कोटेड यूरिया से लेकर 50 से ज्यादा जो हमारी योजना है उनमें सब्सिडी से लेकर अंतिम तेल तक पानी पहुंचाने का जो काम है, वो हरियाणा सरकार ने करके दिखाया है। और इसी कारण जनता की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, वो बात ठीक है राजवीर जी। जैसे कि आज हम जेजेपी को और इनेलो को लेकर के डिस्कस कर रहे हैं, जेजेपी आपके साथ काम कर चुकी है, आपकी सहयोगी पार्टी रह चुकी है, तो क्या लगता है आपको कि क्या सच में ताऊ देवीलाल की विरासत है क्या जेजेपी में? क्योंकि ताऊ देवीलाल किसानों की पार्टी मानी जाती थी, गरीब कल्याण की पार्टी मानी जाती थी। ताऊ देवीलाल को आप एक पार्टी में नहीं बांध सकते। उन्होंने भी विभिन्न पार्टियों का सफर तय किया था और खुद की पार्टी भी बहुत बनाई उन्होंने। तो पार्टी वाली कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लिगेसी का मतलब क्या होता है? विचारधारा होती है। वह विचारधारा कोई भी आत्मसात कर सकता है, कोई चाहे वो जसपा, इनेलो, कांग्रेस, कोई भी हो। वो तो बात ही है कि हम उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं या उन चीजों को मानते हैं। जो उन्होंने 100 रुपए पेंशन की थी, वो पेंशन बहुत असंभव काम था। उसमें भी हमारी पार्टी हिस्सेदार थी उसमें 1987 में। तो बंसीलाल जी ने कहा था एक बार कि भाई कैसे हो सकता है, तो उनकी इच्छा शक्ति मजबूत थी, उन्होंने 100 रुपए पेंशन की, और उसी पेंशन को हरियाणा सरकार ने लगातार बढ़ाकर 3000 से ऊपर कर दिया। तो ये हमारी इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि हम सत्ता में किस लिए आए हैं, क्या हम जन कल्याण के लिए आए हैं या अपना पेट भरने के लिए आए हैं। तो जो लोग ऐसे थे, उन लोगों को घर बिठाने का काम हरियाणा की जनता ने कर दिया। गरीब कल्याण का जो काम, वो चाहे आयुष्मान के माध्यम से है, चाहे वो पीएम किसान निधि के माध्यम से, आए बहुत सी योजनाएं हैं। अभी जो कल को शुरू हो रही है हमारी जो महत्वाकांक्षी योजना है, लाडो लक्ष्मी योजना, जिसमें हर महिला को 2100 रुपए दिए जाएंगे, वो योजना भी कल से हम शुरू कर रहे हैं। तो यही देवीलाल की एक लिगेसी है। ठीक है राजवीर जी, ठीक है। विजेंद्र जी आप, ठीक है राजवीर जी, विजेंद्र जी आपके पास आते हुए आपका भी कहना यही है कि ताऊ देवीलाल की विरासत आपके पास है, जेजेपी का भी कहना वही है, दोनों ही एक ही बात अगर बोल रहे हैं, तो फिर सालों पहले सत्ता से बाहर क्यों किया गया, पार्टी से बाहर क्यों किया गया? आंचल जी, मेरी आवाज आ रही है अब क्लियर? जी हाँ, देखिए आंचल जी, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, नमस्कार करता हूँ, जय हिंद बोलता हूँ, और निवेदन करता हूँ कि ताऊ देवीलाल की जयंती है कल रोहतक में, 112वां जन्म दिवस है, वहां पहुंचे और श्रद्धा सुमन अर्पित करें। दूसरी बात, जो आपका मूल क्वेश्चन है आंचल जी, लीगेसी, विरासत क्या होती है? उस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में जो भी कार्य किए, उसका अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, उसकी विरासत को कौन संभालेगा, और उसके साथ ही उसकी ऑब्लिगेशंस भी होती हैं, उसकी जो फर्ज है वो भी वो निभाएगा, उसका अच्छाई बुराई सभी का उत्तरदायित्व उसका पड़ जाता है, और उसके लिए वो व्यक्ति तय करता है कि मेरा जो है अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। अब ताऊ देवीलाल ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की स्थापना की, बढ़ाने का काम किया और आगे बढ़ाने का काम किया। अब आगे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जीते ही ये अपना उत्तराधिकारी अभय सिंह चौटाला को, और क्योंकि पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी थी, अगर कोई अन्य पार्टी बनती है तो वो पार्टी बने, सभी का राजनीतिक अधिकार नहीं। पार्टी बना। विजेंद्र जी, पार्टी तो तब बनी ना जब बाहर का रास्ता दिखा दिया। अगर बाहर का रास्ता नहीं दिखाते, पार्टी से निष्कासित नहीं करते, बाहर नहीं निकालते, तो जेजेपी नहीं बनती। किसने निकाला? चलो मैं इनकी बात को बड़ी करता हूँ। किसने निकाला? पार्टी का जो मुखिया है, जो पार्टी का मुखिया है, अगर इनकी बात को मैं बड़ी करते हुए कहूँ तो पार्टी के मुखिया ने इनको पार्टी से बाहर कर दिया, और उसी मुखिया की विरासत पे ये हक जमा रहे हैं। जब उन्होंने जिससे जी अपने सभी राजनीतिक अधिकारों से उनको अलग कर दिया, भाई तुम्हारा मेरे से कोई संपर्क नहीं है, कोई आपका कोई संबंध नहीं रहा है, जब उन्होंने अलग ही कर दिया,
तो किस आधार पर ये कह सकते हैं कि वो लीगेसी हमारी होगी? एक तरफ तो ये कहते हैं हमारे को पार्टी से बाहर कर दिया, हमारे को अपने राजनीतिक क्षेत्र से उन्होंने बाहर करने का काम कर दिया, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हमारा उनके ऊपर अधिकार है। आखिर दोनों बात कॉन्ट्रेरी बातें कैसे चलेंगी? एक लाइन तो इनको पकड़नी ही पड़ेगी। या तो ये कहे कि उन्होंने हमारे को अपना बना करके रखा, हमें पार्टी से बाहर नहीं किया। अब यदि किसी व्यक्ति ने किसी अमुक व्यक्ति को अपने दल से बाहर कर दिया तो ऑटोमेटिकली उस दल के ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं रहा, उस दल से वो बाहर हो चुका और जो उसको आगे बढ़ा रहा है वो बाकी सारे अधिकार उसके बच जाते हैं। नंबर एक बात। नंबर दो, नहीं एक मिनट जल्दी। नंबर दो बात, सेल्फ ने उसको डिक्लेयर कर दिया मेरा उत्तराधिकारी ये है। इसके बाद सोसाइटी ने डिक्लेयर कर दिया, सभी संस्थाओं ने, लोगों ने चौधरी की जो 17वीं थी उसके ऊपर जाकर के पगड़ी बांध करके अजय सिंह चौटाला को सार्वजनिक रूप से मान लिया कि उत्तराधिकारी ये है। नंबर 3, राजनीतिक दलों ने सभी ने मान लिया कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के लीगेसी जो है अजय सिंह चौटाला के पास है। राजनीतिक दलों ने भी पगड़ी बांध करके उनको इस पार्टी का उत्तराधिकारी मान लिया। आखिर इसमें बात कहाँ बचती है कि उत्तराधिकारी कौन होगा? ये तो मामला ही खत्म हो चुका जब उस सेल्फ व्यक्ति ने, जो उसका मालिक था, सोसाइटी ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने और पब्लिक ने, ठीक है, यही विजेंद्र जी, यही पब्लिक ने, सोसाइटीज ने, तो फिर सोसाइटी और पब्लिक तो कंफ्यूज है ना, सोसाइटी और पब्लिक तो कंफ्यूज है। उन्हीं का तो सवाल मैं आपके सामने रख रही हूँ। आपसे आगे जवाब लूंगी, लेकिन आपसे जवाब लूंगी, अजय जी का रुख करती हूँ। अजय जी, ये देखिए मैं एक चीज मानता हूँ कि मेरे भाई ने बात की, पार्टी से निकाल दिया, तो पार्टी से निकाल दिया तो क्या लोकतंत्र के अंदर आप किसी विचारधारा से सहमत हैं और उस विचारधारा को आगे लेकर के जाना चाहते हैं तो क्या कोई दूसरा राजनीतिक दल आपको उस बात के लिए रोक सकता है? तो अपना डेमोक्रेटिक राइट अवेल कर रहे हैं। इन्होंने पार्टी से निकाल दिया, हमने अपना नया दल बना लिया, लोगों ने आशीर्वाद के रूप में 10 सीटें दी, 17% वोट दिए। और देखिए मैं वो पहला व्यक्ति हूँ जो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए भी कहता हूँ 2024 के चुनाव में हम लोग अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। ये बात मैं स्वीकार करता हूँ, डंके की चोट पे स्वीकार करता हूँ कि 2024 में हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन सारे राजनीतिक दलों ने मिलकर के एक परसेप्शन बनाया कि हम लोग विचारधारा के विपरीत काम कर रहे हैं। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपके मंच के माध्यम से कि क्या पेंशन बढ़ाना उनकी विचारधारा के विपरीत था? क्या कोरोना काल में नई टेम्परेरी मंडियां बना करके किसान की फसल की खरीद कराना उनकी विचारधारा के खिलाफ था? क्या बीसी बैकवर्ड को 8% का आरक्षण देना उनकी विचारधारा के खिलाफ था? क्या हिसार के अंदर डेवलपमेंट करा के नया एयरपोर्ट लाना उनकी विचारधारा के खिलाफ था? क्या किसान की एक एक फसल को, एक एक दाने को खरीदना उनकी विचारधारा के खिलाफ था? ये सारे फैसले भूषण जी ने लिए। लेकिन मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी के साथी ने एक बात कही, पेंशन की बात। ठीक है, इसका जवाब हम लोगों ने पेंशन, ठीक है अजय जी, इसका जवाब ले लेते हैं, विजेंद्र जी। मैं एक पॉइंट मेरा रह गया। जब तक हम लोग सत्ता में भागीदार थे, देखिए उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को भी जाना चाहिए और हमें भी जाना चाहिए। हम लोगों ने पेंशन बढ़ाई, ये कह सकते हैं कि उनका भी योगदान था, हम साझा सरकार भी थे। लेकिन क्या हमारे सत्ता से दूर होने के बाद कोई पेंशन बढ़ी है? जब नहीं बढ़ी है तो फिर ये क्रेडिट क्यों लेंगे? अगर इन्होंने उसके बाद भी बढ़ाई होती तो ये मानते हैं कि हाँ दोनों का योगदान था, उनके जाने के बाद भी हम पेंशन बढ़ा रहे हैं। लेकिन इन्होंने तो नहीं बढ़ाई, किसान का एक एक दाना इन्होंने तो नहीं खरीदा। वो तो हम लोग सत्ता में। आपके कहने का मतलब है कि आपने भले ही पार्टी अलग बनाई लेकिन ताऊ देवीलाल की विरासत को आगे ले जाने का काम किया। ठीक है विजेंद्र जी। आंचल जी, मैं अपने साथी से ये पूछना चाहता हूँ और समाज को ये बताना चाहता हूँ, कोई भी सरकार होती है वो डेवलपमेंट के कार्य करती है। पेंशन भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाई या जननायक जनता पार्टी ने बढ़ाई? और जो किसान की फसल सरकार ने खरीदी या जननायक जनता पार्टी ने खरीदी? आज जननायक जनता पार्टी सत्ता में नहीं है, क्या आज किसान की फसल नहीं खरीदी जा रही है? जननायक जनता पार्टी आज सरकार में नहीं है, क्या आज बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है? ये तो सरकार के काम, ये सरकार ने किए या जननायक जनता पार्टी ने किए? यदि ये जननायक जनता पार्टी ने किए तो अब ये काम क्यों हो रहे हैं? इसका मतलब नहीं होने चाहिए थे। दूसरी बात, एक और मैं बात कहना चाहूंगा, ये कहते हैं हमारे को 10 सीटें दी। ठीक है, आपको 10 सीटें दी और लोगों ने माना कि कहीं ना कहीं देवीलाल के तरह से ये जो दुष्यंत चौटाला भी हमारे लिए काम कर सकता है, लीगेसी के तौर पर नहीं।
लेकिन इस तौर पर मान लिया कि ये अच्छे काम कर सकता है। और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जमुना पार भेजने के नाम पर वोट मांगे लोगों से। भारतीय जनता पार्टी से लोग छुटकारा पाना चाहते थे, इसलिए इनको चुन लिया। यदि ये इतने लोकप्रिय थे, यदि इतने लोग हित के कार्य किए हैं, तो एकदम धरातल पर जनता क्यों ले ठीक है, चलिए ठीक है विजेंद्र जी, करके आ गई, इसका भी इनको जवाब देना चाहिए। ऐसे इतने काम किए, फिर आप जीरो पर क्यों आकर के अटक गए हो? आपको 2% भी वोट नहीं मिले, इसका भी जवाब देना बनता है। ये सवाल मैं उनसे पहले ही पूछ चुकी हूँ। ठीक है, अजय जी आपके पास आऊंगी। राजवीर जी, देखिए अभी आपने अजय जी को सुना होगा, उन्होंने कहा कि जब वो बीजेपी के साथ थे, सत्ता में थे, तो उन्होंने पेंशन बढ़ाने का काम किया और उन्होंने कई पॉइंट रखे हैं जो कि ताऊ देवीलाल की विरासत को आगे बढ़ाने का काम जो है वो किया है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे, आपके साथ रही है पार्टी, उसका पूरा श्रेय आप जेजेपी को देना चाहेंगे या फिर बीजेपी का उसमें हस्तक्षेप था कहीं ना कहीं? आंचल जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से चल रही है। 2019 में ये 10 सीट लेके सहयोगी के नाते आए और हमारे जो उस टाइम के मुख्यमंत्री थे श्री मनोहर लाल जी, उन्होंने कौन कलाम में बोला था, सरकार हमारी है, फैसले हमारे, ये हमारे सिर्फ सहयोगी है। और अगर इन्होंने इतने काम किए होते तो इनको जनता ने आईना दिखाया क्यों? इनको जनता ने 0 पे क्यों आउट किया? लोकसभा में 0 पे आउट किया, विधानसभा में भी 0 पे आउट किया। तो हरियाणा की जनता जानती है काम कौन कर रहा है। ठीक है, परिस्थितियां होती है, परिस्थितियों के हिसाब से ये हमारे साथ आ गई, ठीक है ना, उसमें कोई टिप्पणी नहीं है, टीका टिप्पणी करना कोई मतलब नहीं है। जो इनको मंत्रालय दिए गए, इनके पास मंत्रालय कौन सा था? अल्टीमेटली अगर कोई फैसला भी हुआ है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किया, क्योंकि मुख्यमंत्री कैबिनेट के नेता है। तो इनका कोई कहीं कहाँ इनका ठीक है, मंत्री थे इनके एक दो, इनके तो उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार अपने हिसाब से काम करती है और सरकार ने वो काम करके दिखाए। और ये जो ठीक तो है, हमारा क्या आता है, हमारा ये मैनिफेस्टो में था 3000 पेंशन का, हमने करके दिखाया। इनका मैनिफेस्टो पूछ लो कितना था। नहीं, ये आपने किया या जननायक जनता पार्टी ने किया? रोहिला साहब, ये भारतीय जनता पार्टी, अजय गुलिया जी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। चलिए ठीक है, राजवीर जी तो सीधे तौर पर यही कह चुके हैं कि ये बीजेपी का काम है, उनका मैनिफेस्टो था, उन्होंने किया, उन्होंने पहले ही अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया था, लेकिन असली विरासत की लड़ाई की वजह से जनता कंफ्यूज हो रही है। ठीक है, आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो एक तरफ तो जेजेपी है और दूसरी तरफ इनेलो है, दोनों ही ताऊ देवीलाल की विरासत को लेकर के राजनीतिक मैदानों में उतर चुके हैं, लेकिन इस विरासत की लड़ाई के बीच हरियाणा की जनता पूरी तरीके से कंफ्यूज है कि ताऊ देवीलाल की विरासत का असली उत्तराधिकारी कौन है। फिलहाल हरियाणा की पंचायत में सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा।